नमस्कार। अनंत भाई ने बहुत कुछ बोल दिया है, वैसे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, पर देवदत्त जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ऐसा लगता है कि बोलना तो बहुत कुछ पड़ेगा। सबसे पहले देवदत्त के लिए तालियां बजा दीजिए। मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, मंत्र के आंसू और भारत में सब चलता है। मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए लोगों में, चाहे वो मंच पे हो चाहे सामने बैठे हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस टाइटल से असहमत हो, जो ये कह सके कि भाई साहब ऐसा नहीं है, भारत में सब कुछ नहीं चलता है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि भारत में वो सब कुछ चलता है जो कहीं नहीं चलता है, वो सब भारत में चलता है। और देवदत्त देव इस तरह के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, अपने साथियों में, अपने परिवार में, रिश्तों में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां उन्होंने विसंगतियां ना देखी हो, जहां उन्होंने असमानताएं ना देखी हो, जहां उन्होंने यह महसूस ना किया हो कि कुछ तो गड़बड़ है। जब एक व्यक्ति, एक लेखक यह पकड़ने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो समझ लीजिए कि वो आलोचना के आसपास पहुंच चुका है। और जब लेखक आलोचक बनता है, जब लेखक मीन मेख निकालने की ताकत बटोर लेता है, तब वो देवदत्त बनता है, तब वो एक व्यंग्यकार बनता है। आमतौर पे जिस व्यक्तित्व की अभी बात कर रहे थे भाई अनंत जी, उनका एक कोट, एक डायलॉग याद होगा, और मुझे कोई हर्ज नहीं है इस मंच से बताने के लिए। हमारे इस देश के व्यंग्य के शिखर पुरुष शरद जोशी ये मानते थे, ये जानते थे, वो देखते थे, और अक्सर एक बात कहते थे कि मुझे कवि लोग फ्रॉड लगते हैं। और ये दोनों किताबें कविताओं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरद जोशी ने जो कहा वो सचमुच देवदत्त भी फ्रॉड है। आपको वो समझना पड़ेगा कि जब शरद जोशी ये कहते थे कि मुझे कवि फ्रॉड लगते हैं, तो उनकी अंतस चेतना क्या बोलती थी, उनके मन में क्या होता था, उनको ऐसा क्यों महसूस होता था कि उनको कवि फ्रॉड लगते थे। पत्तियों की बात करते हैं, हवाओं की बात करते हैं, खुशबुओं की बात करते हैं, होठों की बात करते हैं, तरलता की बात करते हैं, नमी की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। ग्राम में जीवन भी क्या है, गांव की बात करते हैं, और गांव में जाते ही बंटवारे की बात करते हैं। जब गांव में जाकर के बंटवारा शुरू होता है, तब शरद जोशी को याद आता है कि कवि जो कहता है वो अक्सर फ्रॉड होता है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन बहनों और भाइयों, यहां जो आपका देव कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि भारत में सब कुछ चलता है। उसे वो व्यंग्य की समझ है, उसको वो पकड़ सकता है उन चीजों को, उन बारीकियों को जो हमारे आसपास में विसंगतियां फैलाती हैं, हमको कुरूप बनाती हैं। हम कपड़े भले ही कितने अच्छे पहन लें, लेकिन हमारे भीतर की जो कायरता है, कुरूपता है, वो दिखाने का साहस हर कवि में नहीं होता। हर कवि अक्सर प्रेम की कविताएं तो कोई भी गा सकता है, गजलें बहुत अच्छी लिख सकता है, प्रेम मनोहार की बातें कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान पर बम धमाके कोई भी कर सकता है, लेकिन वो विसंगतियां क्या है जो पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाती है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यंग्यकार समझ सकता है। मुझे अच्छा लगता है कि देव की जब पहली किताब आई थी मंत्र आंसू के, तब भी मैं उसके विमोचन समारोह में आया था। मुझे नहीं पता कि देव मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, ऐसा क्या है कि देव हर बार मुझे खींच के ले आता है और मैं भी चला आता हूं।
मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। और हालांकि जब मैं पहली बार इसकी पहली कविता की किताब पे बात करने के लिए गया था, तब मुझे याद है मयंक जी भी मौजूद थे और मैंने कहा था कि मयंक जी आपका शिष्य है तो थोड़ा सा संभाल लो। याद होगा? संभाल लो किस लिए कहा था? जब हमारा यौवन होता है, जब हमारा बचपन होता है, जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे उस्ताद की तलाश हमको होती है जो हमको सिखा सके, जो हमको बता सके कि हम यहां चूक रहे हैं, यहां हमसे गलती हो रही है। अरे भैया थोड़ा सा कलम को संभाल के चल, यहां पे कहीं कुछ तो अटक रहा है, कुछ तो खटक रहा है। और जब मैंने दूसरा संकलन देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, देव ने खुद बोला कि कुछ तो अटका था, कुछ तो खटका था, फिर भी लोगों ने पसंद किया, इसलिए उसका दूसरा संस्करण आप लोगों के बीच में वो लेके आया है। ये मैं इसलिए याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि गलतियां होती रहे, चलना नहीं रुकना चाहिए। अगर गलतियों के डर से आपने चलना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपका विकास खत्म हो जाता है, आपका लेखन मंद हो जाता है, आप भौंथरे हो जाते हैं। आप चाहे खुरपी हो चाहे दरात हो, आप किसी फसल को काट नहीं सकते हैं। और लेखन की जो फसल है, दुर्भाग्य से मेरे देश में बुढ़ापे में वो लहलहाती है। जवानी में आदमी कितना भी अच्छा लिख ले, उसे युवा कह के साइड में युवा पुरस्कार के लिए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन बड़े पुरस्कार लहलहाती हुई वृद्ध फसल को ही दिया जाता है। और इसमें कोई गलत नहीं है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपाया है, लिखा है, एक स्कूल बनकर के सबके सामने आए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। हम अपने घर में बुजुर्गों को बिठा देते हैं साइड में, सिर्फ कभी जब मन हुआ तो हम उनसे सलाह ले लेते हैं, वरना उनकी जरूरत रहती नहीं है। कम से कम साहित्य तो ऐसी जगह है जहां बुजुर्गों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो पुरस्कारों को लिए बुजुर्गों की जगह बनी रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युवाओं को पुरस्कार ना मिले, युवाओं को सम्मान ना मिले। युवाओं से गलतियां होती रहनी चाहिए। अगर गलतियां नहीं होंगी तो इन बुजुर्गों का काम कौन करेगा? कौन बताएगा कि तुम थोड़ा सा चूक गए हो? मयंक जी के लिए कुछ तो काम बचना चाहिए। मयंक जी हमारे इतने बढ़िया उस्ताद हैं। मैं पिछले करीब 27 साल से मयंक जी को देख रहा हूं। मेरे जैसे कितने सारे लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया है, और जिनको रास्ता नहीं दिखाया, ऐसे बहुत सारे लोगों को रास्ता भटकने से बचाया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम मयंक जी ने किया है, क्योंकि मयंक जी ने जो साहित्य रचा है वो अद्भुत है। और मयंक की शागिर्दी में देवदत्त जो लिख रहे हैं वो भी गजब का है। एक बार फिर से मुझे लगता है कि देवदत्त के लिए तालियां बजनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैंने किताब पढ़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है? नहीं। मैंने जिस दिन ये किताब देव भाई ने मेरे पास भेजी थी, मैंने उसी दिन पढ़ ली थी, लेकिन संयोग से जो कॉपी मेरे पास थी वो मैं ला नहीं सका हूं। उस पे मैंने कुछ मार्किंग करके रखी थी। सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगता है बता देना चाहिए। आप लोग कुमार विश्वास के गीत सुनते हो, झूम जाते हो। कुमार विश्वास चल रहे हैं, उनके पास सुर है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए शायद पसंद किए जा रहे हैं, या उन्होंने उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप को हीरो साबित कर दिया है, जो शायद अभी तक देव नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप सबके सामने पूरे मंच की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि देव के मुख तक किसी भी कुमार विश्वास पे बहुत भारी पड़ते हैं। और ये दोहे में भी पारंगत हैं, छंदों में भी लिखते हैं। कहीं कहीं छंदभंग होता है। छंदभंग होना, मैं तो जिस स्कूल से पढ़ा हूं वहां सिखाया जाता था कि भाई साहब, कविता के लिए अगर आपको व्याकरण तोड़नी पड़े तो तोड़ देना, कभी रस भंग मत होने देना, छंद भले ही भंग हो जाए।
तो मुझे खुशी है कि देव की रचनाओं में रस कहीं भंग नहीं होता है, तुक कहीं भंग नहीं होती है। मैं कविता के विज्ञान पे बात नहीं करना चाहता हूं, कविता की ग्रामर पे बात नहीं करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने जीवन की ग्रामर समझ ली है, जिस व्यक्ति ने हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम कहां से शुरू हुए और हम कहां तक जाने वाले हैं, इसको अच्छे से समझ लिया है, वो व्यक्ति साहित्य में बहुत ऊंचे पायदान पर जाकर के बैठेगा, ये मुझे यकीन है। और भारत में सब चलता है ये किताब के रूप में तो ठीक है, लेकिन जब देवदत्त जैसे शल्य चिकित्सक आएंगे, चीर फाड़ करके जब समाज को बताएंगे कि यहां यहां गलत हो रहा है, तो समाज बदलेगा। क्योंकि मेरा यकीन है शब्द में वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और देवदत्त जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस तेजी से चल रहे हैं, जिन हथियारों के साथ चल रहे हैं, जिन औजारों से वो समाज की शल्य चिकित्सा करना चाहते हैं, उसमें वो जरूर सफल होंगे। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई देव के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।